This video will cover the adjustment related to the consumables and other specific items, and we'll also study the format of the income and expenditure and receipt and payment account. So we need to start from the consumables. What are the consumables? As the name suggests, ऐसे items जिनको आप consume कर लेते हैं, ठीक है, वो आपके assets नहीं होते हैं, वो आपके ऐसे items होते हैं जिनको आप consume करते हो। अब आपने उन items पे जो भी expenses किए हुए होते हैं उन पे आपको उस amount को calculate करना होता है, and you have to show that amount in the income and expenditure account as an expenditure column, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें पेमेंट पता होनी चाहिए कि हमने उस पर्टिकुलर आइटम के लिए कितना पेमेंट ड्यूरिंग द करेंट ईयर किया है। फिर कुछ एडजस्टमेंट्स हमें गिवन होती हैं, उन एडजस्टमेंट्स को हमें ऐड और लेस करना पड़ता है। फिर हमें ये पता लगता है कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना क्रेडिट में परचेज किया था उस पर्टिकुलर कंज्यूमेबल आइटम को, और उसके बाद मैंने कितना कैश में परचेज किया था, ठीक है। फिर आपको टोटल परचेज पता लग जाता है। उसके बाद आप उसमें से जितना आपने सेल कर दिया है उसको लेस कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक आप ऐड कर देते हैं, जैसे कि आप P&L अकाउंट में करते थे। क्लोजिंग स्टॉक आप लेस कर देते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास है वो अब अगले साल सेल होने वाला है। और उसके बाद आपको पता लग जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल जो है आपका ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ड्यूरिंग द ईयर जो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपने किया है करंट ईयर के लिए, और उसको आपको शो करना है, ठीक है। ये वाला जो फर्स्ट अमाउंट होता है आपका पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर, ये आपका गिवन होता है इसमें आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। उसके बाद आपको चार एडजस्टमेंट्स ऐड और लेस करनी होती हैं। इन चारों को ऐड और लेस करने में आप बस एक बात का ध्यान रखना कि सिर्फ उस आइटम को आप ऐड करेंगे पेमेंट मेड में जो आइटम या जो अमाउंट आपका करंट ईयर से कंसर्न है, और जो प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर से कंसर्न है उसको आपको लेस करना है, जैसा हम सब्सक्रिप्शन में करते हैं। अब देखिए, ओपनिंग एडवांस पेड टू क्रेडिटर, यानी आपका जो फाइनेंशियल ईयर जब शुरू हुआ था उस टाइम पे आपने एडवांस दिया है अपने क्रेडिटर को, तो डेफिनेटली वो आपने करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया है, तो दैट विल बी एडेड। क्लोजिंग एडवांस टू द क्रेडिटर, आपने फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो अपने क्रेडिटर को एडवांस पेमेंट की होगी वो आपने इस साल के लिए तो नहीं की है, वो आपने अगले साल के लिए की है, तो उसको आप डिडक्ट कर देते हो। ओपनिंग क्रेडिटर फॉर द कंज्यूमेबल्स, आपने जो कंज्यूमेबल खरीदा होगा तो उसके जो ओपनिंग क्रेडिटर रहे होंगे, यानी फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में जो लोग क्रेडिटर थे आपके, उन्होंने इस साल आपसे नहीं खरीदा था, उन्होंने आपसे कंज्यूमेबल जो आपने उनसे खरीदा वो लास्ट ईयर की परचेजिंग है, तो उसको आपको लेस कर देना है। और जो आपके क्लोजिंग क्रेडिटर होंगे वो आपके ऐड हो जाएंगे, बिकॉज दे आर कंसर्न विद द करेंट ईयर। देन विल फाइंड आउट द क्रेडिट परचेज ऑफ द कंज्यूमेबल्स, उसमें हम कैश परचेजेस ऑफ कंज्यूमेबल ऐड ऑन कर देंगे, टोटल परचेज हमारा आ जाएगा, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। देन हमको वो अमाउंट मिल जाएगा जो हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है। एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझेंगे। यहाँ पे हमने स्टेशनरी का अकाउंट देखा है। स्टेशनरी जो है, हमने स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया ड्यूरिंग द ईयर 23,000 की। मेरा स्टेशनरी का जो ओपनिंग स्टॉक है वो मेरा 4,000 का है, और क्लोजिंग स्टॉक मेरा 3,000 का है। यहाँ पे हमने देखा था ओपनिंग स्टॉक हमें ऐड करना होता है, क्लोजिंग स्टॉक हमें लेस करना होता है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो हमारा है वो मेरा करंट ईयर में कंज्यूम हुआ है, लेकिन जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो तो मेरा नेक्स्ट ईयर में कंज्यूम होगा ना, इस वजह से। उसके बाद हमारे जो क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स जो होते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर डेफिनेटली ओपनिंग क्रेडिटर जो होंगे उन्होंने जो कंज्यूमेबल परचेज किया गया है वो लास्ट ईयर के परचेज किया गया होगा, तभी वो ओपनिंग है, तो उनको आपको लेस करना है। और जो क्लोजिंग क्रेडिटर है उनको आपको ऐड करना है, बिकॉज उनसे जो है इस साल परचेजिंग की गई है। अब देखिए, पेमेंट मेड टू द creditor for purchase of stationery is 23,000. You will subtract the opening creditors 9,000 because they're concerned with the previous year. तो आपको ये पता लग गया कि आपने अगर 23,000 रुपए की पेमेंट की थी अपने स्टेशनरी के लिए, तो उसमें से 9,000 की पेमेंट आपने पिछले साल के क्रेडिटर के लिए की है। तो यानी करंट ईयर के क्रेडिटर के लिए आपने कितने की पेमेंट की? 14,000 की। और जो पेमेंट अभी भी आपका आउटस्टैंडिंग है, कितने के क्रेडिटर अभी भी बाकी हैं? 2,500 के। यानी ड्यूरिंग द ईयर आपने टोटल कितने के क्रेडिटर आपके पास है? 16,500 के। तो डेफिनेट सी बात है, अगर कोई कैश परचेज नहीं है स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी के लिए जितना मैंने मेरे क्रेडिटर्स हैं उतने की ही मैंने स्टेशनरी खरीदी है, ठीक है। तो मेरा स्टेशनरी परचेज कितना हो गया? 16,500। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर कितना स्टॉक अवेलेबल था, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक आप लेस कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक था वो अब अगले साल यूज होने वाला है, इस साल तो अब उसका यूज होगा नहीं। तो आपको ये पता लग जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने के स्टेशनरी को कंज्यूम किया है करंट ईयर में, और दैट अमाउंट विल बी शोन इन द
एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस तरह से आप जो है अपना कंज्यूमेबल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक आइटम्स की तरफ चलते हैं। ऑनरेरियम आपका स्पेसिफिक आइटम होता है। ये क्या होता है? ये एक तरीके का पेमेंट होता है जो एक आर्टिस्ट को किया जाता है फॉर गिविंग परफॉर्मेंस एट अ क्लब। तो क्योंकि ये एक जो है आपका पेमेंट है, तो ये आपका एक्सपेंडिचर साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। एक बात का खास ध्यान रखना है, लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ चाहे कोई एक्सपेंडिचर है चाहे कोई रिसीप्ट है, रेवेन्यू नेचर का आता है। तो आपको ये इंश्योर जरूर करना है किसी भी एक्सपेंडिचर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालने से पहले कि क्या वो रेवेन्यू नेचर का है और क्या वो करंट ईयर से कंसर्न है। कि कोई भी ऐसा खर्चा जो रेवेन्यू नेचर का है लेकिन वो करंट ईयर से कंसर्न नहीं है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। तो आपको दो बातों की श्योरिटी लेनी है कि एक्सपेंसेस जो होंगे रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए और वो करंट ईयर में किए गए हों। ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा आइटम होता है एंडोमेंट फंड का। इट इज अ फंड। फंड होता है ये जो कि आपको एज अ गिफ्ट इनकम मिलता है। ठीक है। ये आपका कैपिटल नेचर का रिसीप्ट होता है क्योंकि इस तरीके की रिसीप्ट रोज रोज नहीं होती है एनपीओ को। ठीक है। और ये आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो होगा। क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। अगर रेवेन्यू नेचर का होता, इस तरीके की इनकम हमें रोज रिसीव होने वाली होती, तो हम इसको इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करते। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। डोनेशन। देखिए डोनेशन दो टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन जो किसी पर्पस के लिए है, कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी पर्पस के लिए अगर डोनेशन है तो वो स्पेसिफिक डोनेशन है, वो बार बार आपको नहीं मिलने वाला, तो उसको आपको लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट शो करना है। और अगर आपको जनरल किसी बिना किसी पर्पस के आपको कोई डोनेशन मिल रहा है, तो क्योंकि वो ऐसा डोनेशन है जो आपको रिकरिंग नेचर का होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा, और दैट विल बी शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद आता है लीगेसी। लीगेसी क्या होता है? किसी डिकीज पर्सन की विल का जो अमाउंट होता है, अगर आपको रिसीव होता है, आपके एनपीओ को, आपके एनजीओ को रिसीव होता है, तो वो आपका कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। ठीक है। ये आपका कैपिटल नेचर का रिसिप्ट होता है। लाइफ मेंबरशिप फी, ऐसी मेंबरशिप फी होती है जब आपके एनपीओ का कोई लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहता है तो वो आपको लाइफ मेंबरशिप फी देता है। और ये भी क्योंकि कैपिटल नेचर का होता है, ये बार बार होने वाली रिसिप्ट नहीं है, तो इसको आप डायरेक्टली ऐड कहाँ कर देते हो? कैपिटल फंड में ऐड कर देते हो, क्योंकि ये आपकी कैपिटल को बढ़ाती है। उसके बाद आता है आपका एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। देखिए अगर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो एंट्रेंस फीस आपको जो है रेवेन्यू नेचर की मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी रेवेन्यू नेचर की? क्योंकि आपके यहाँ पे एंट्रेंस लोगों की हो रही है, एडमिशंस लोगों के हो रहे हैं, तो बार बार वो इनकम आपको रिसीव हो रही है, तो वो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। बट अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, किसी तरीके का कोई क्लब आप रन कर रहे हो जो एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे इस तरीके की एंट्रेंस फीस जो होती है कैपिटल नेचर की होती है, क्योंकि वो एक बार ही रिसीव होती है ड्यूरिंग द होल टाइम। ठीक है। तो इसको आप कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं क्योंकि कैपिटल रिसीव होती है और ये कैपिटल फंड में बैलेंस शीट में ऐड हो जाती है। उसके बाद आपका आता है ग्रांट। अगर ग्रांट जो होते हैं ना, एक इट इज अ काइंड ऑफ रिसीप्ट विच इज रिसीव फॉर द पर्टिकुलर पर्पस। तो क्योंकि ग्रांट आपको बार बार रिसीव नहीं होने वाला, आपका कैपिटल नेचर का होता है वो रिसीप्ट, और वो बैलेंस शीट में शो किया जाता है लायबिलिटी साइड में। ओके। उसके बाद आपका आता है एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट भी बहुत इजी होती है। जो भी आपने एक्सपेंसेस पेड किया, उसमें जो आपका ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा दैट इज कंसर्न फ्रॉम द लास्ट ईयर, डिडक्ट हो जाएगा। क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा रिलेटेड टू द करंट ईयर, ऐड हो जाएगा। ओपनिंग का रिसीव्ड इन एडवांस होगा, आपने पिछले साल रिसीव्ड इन एडवांस किया है कोई खर्चा, तो डेफिनेटली करंट ईयर के लिए किया होगा, तो वो ऐड हो जाएगा। और क्लोजिंग का जो आपका रिसीव्ड इन एडवांस होगा, इस साल आपने कोई रिसीव इन एडवांस किया है तो डेफिनेटली आपने वो नेक्स्ट ईयर के लिए किया है, तो वो आपका करंट ईयर से कंसर्न नहीं है, तो वो आपका लेस हो जाएगा। इस तरह से आपका एक्सपेंसेस जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस तरीके से एडजस्ट होके शो किया जाएगा। ठीक है। अब स्पेशल फंड्स की ट्रीटमेंट देख लेते हैं एक बारी। स्पेशल फंड्स की ट्रीटमेंट कैसे होती है? कोई भी आपके पास स्पेसिफिक फंड है, उससे रिलेटेड जो इनकम होगी वो ऐड हो जाएगी, उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे वो उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। फिर जो फंड का बैलेंस बचेगा उसको आप लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट शो कर देंगे। अब देखिए अगर ऐसा होता है कि आपके पास फंड और इनकम दोनों की अमाउंट थी कम और एक्सपेंसेस हो गए ज्यादा, तो उसको आपको जो होता है डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एन एक्सपेंस शो करना होता है। जैसे मैच एक्सपेंसेस 30,000, मैच फंड 17,000, डोनेशन 9,000 और प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट 3,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 17,000 आपका था। ठीक है। 9,000 ये दोनों चीजें ऐड हो गई, एक्सपेंसेस लेस हो गए। उसके बावजूद देखेंगे आप कि यहाँ पे आपका जो 1,000 का लॉस चल रहा है, उस लॉस को you will show in the income and expenditure account, और अगर ज्यादा आ जाएगा तो that will be shown on the balance sheet।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल इनकम आपका जो है ना 31,000 का हो रहा है, सॉरी 29,000 का यहाँ पे टोटल इनकम हो रहा है इन तीनों को अगर आप टोटल करेंगे तो, और आपने खर्च कर दिए 30,000, तो 1,000 का आप लॉस चल रहा है आपको, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। बट अगर ये आपका टोटल 31,000 का होता तो आप 1,000 प्रॉफिट में जाते, तो वो आपका